Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हेलो दोस्तों, एक और फेस टू फेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, इजंट इट? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि हम जो अपने दिल से चाहते हैं हम वो कर पाएँ, पैसा कमाएं और पैसा ही पैसे को और बना के दे। ये एक सिंपल डेफिनेशन है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का। और शेयर बाजार जो है वो ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है अपने आप को बड़ा करने का, पैसे को पैसे में कन्वर्ट करने का। बट एक सही तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, शेयर बाजार के दो कंपोनेंट हैं। कैश मार्केट, मतलब आप कुछ भी डिलीवरी लेके रख लेते हैं, और डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स माना जाता है कि जो ट्रेडिंग करते हैं ना, दिन भर इंट्राडे ट्रेडिंग या एक्टिव ट्रेडिंग करते हैं, उनका एक वेपन है जिससे वो पैसा बनाते हैं, चाहे वो फ्यूचर्स है चाहे ऑप्शंस है। लेकिन आज इस फेस टू फेस में जो मेरे साथ गेस्ट आए हैं वो एक्चुअली डेरिवेटिव्स को भी यूज़ करके इन्वेस्टिंग करते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात मैं आज क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज इंडिपेंडेंस डे के आसपास है हम लोग, और मुझे लगा कि फाइनली अगर देश आज़ाद रहेगा, हमारी सोच आज़ाद रहेगी, हमारे पॉकेट में इतने पैसे रहेंगे कि हम आज़ादी से जी पाएंगे, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। आज के वीडियो में मैं एक स्पेशल डिस्कशन करने वाला हूँ कि कैसे शेयर बाज़ार में आप मार्केट में इन्वेस्ट करके, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मतलब ब्रॉडर इन्वेस्टमेंट करके और फ्यूचर्स को यूज़ करके, थोड़ा एक्टिव इन्वेस्टिंग करके, क्योंकि पैसिव इन्वेस्टिंग तो हम सब करते ही म्यूचुअल फंड्स वगैरह के थ्रू, बट थोड़ा एक्टिव और इन्वेस्टिंग करके हम कैसे और पैसा बना सकें और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की राह पे चल सकें। तो दोस्तों, वेलकम करते हैं इस थर्सडे को। इंट्रोडक्टरी वीडियो है इस बार के फेस टू फेस के हमारे जो गेस्ट हैं उनको, और कल मैं आपको इनका पूरा स्ट्रैटेजी वगैरह भी इनके साथ लेके दूंगा। तो लेट अस वेलकम आवर गेस्ट मिस्टर राव। हेलो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और आपसे मिलके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अमेजिंग। तो आप बेंगलोर से हैं पहली बात? हाँ जी। थैंक यू सो मच। एक तो बेंगलोर एयरपोर्ट पहुंचना, हाँ, फिर वहां से एयरपोर्ट से वापस कलकत्ता एयरपोर्ट आना, ये दोनों बहुत भारी काम है। हाँ, अपने आप में दो ट्रिप की तरह है वो। तो मुझे दो बार आपको थैंक यू बोलनी चाहिए। बिल्कुल थैंक यू। अच्छा, आपके बारे में जानेंगे थोड़ा कि कैसे आपने अपना करियर किया, क्या किया, और अब आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी है। हाँ जी बताइए। सो मेरी शुरुआत अगर आप ट्रेडिंग में कहें तो मैं ट्रेडिंग से जुड़ा नहीं था शुरू से ही। मैंने अपना कॉमर्स की एजुकेशन करी, उसके बाद एमबीए किया और मैं तो एचआर में काम कर रहा था। अच्छा। ओके। और एचआर के बाद मेरे दिमाग में कुछ चला, मैंने कहा कि मुझे कुछ टेक्नोलॉजी में करना चाहिए, तो एचआर से जुड़ी जो टेक्नोलॉजी होती है उस पर काम करते रहा। ओके। तो ये काम 2005-2007 की बात हो सकती है, जब आईटी का दौर चल रहा था। तो मैं बाकी कंट्रीज़ में भी काम करके आया, बाहर यूरोप में। उसके बाद जब मैं इंडिया आ गया, मेरे पास कुछ सेविंग्स थे और मैं उसे इन्वेस्ट करना चाहता था। तो तब जाके मेरी मतलब मैंने रिसर्च शुरू किया अपना कि अब ठीक है, थोड़ा बहुत सेविंग आ गई है, अब मैं इसको कहाँ लगाऊं। और ये क्या थी क्वांटिटी ऑफ सेविंग, अगर मैं जान सकूं? ज़्यादा नहीं थी, मान लीजिए करीब मतलब उस टाइम के हिसाब से ठीक ही थी, 20-1 लाख रुपए होंगे। ओके। लेकिन ये हम 2008-2009 की बात कर रहे हैं, जब मार्केट काफ़ी नीचे आ गया था और आप कुछ भी खरीद लें ऊपर ही जा रहा था वो। तो काफ़ी मतलब अच्छा टाइम था। तो और उस समय का 20 लाख का सेविंग, अगर आज मैं इन्फ्लेशन एडजस्ट करूं तो वो आज 50 लाख का सेविंग हो गया, या इजीली। तो मोटामोटी अगर कोई 5-6 साल 10 साल जॉब में लगेगा तो फाइनली उसका वही 50 लाख की सेविंग हो जाती है। हाँ। सो हम बात कर रहे थे इन्फ्लेशन की, लेकिन एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है कि एवरेज जो कॉम्पनसेशन है ना, वो तब ज़्यादा थी, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या बात कर रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है। अभी क्या हुआ है आईटी में, अगर मैं देखूं तो बैंगलोर के स्तर पर स्टार्टअप्स में शायद सैलरीज बढ़ गई हों, लेकिन जो आईटी कंपनीज थी, जो पहले के बहुत बड़े क्या कह सकते हैं पेयर्स थे सैलरी के, वो अब कम हो गए। तो अभी कंपेयर टू अभी काफ़ी मतलब, लेकिन जितना टैलेंट वो अब्जॉर्ब करता है आईटी कंपनीज, वो बहुत होते हैं। स्टार्टअप्स में कम ही लोग होते हैं। सो दैट चेंज मतलब ऐसा हुआ, देखने को मिल रहा है बैंगलोर। ओके। सो दैट वाज, तो मैं एचआर टेक्नोलॉजी में काम कर रहा था और आया, मैंने बताया कि यहाँ के वो 20 लाख रुपए मुझे लगाने थे। अब मैंने सोचा कि मैं 20 लाख रुपए कहाँ लगाऊं। सो ये वो भी टाइम था जहाँ पे मेरा कुछ रुझाव एकेडमिक्स की तरफ था। तो मैंने कहा कि मैं पीएचडी करूँगा। अब नौकरी कर ली है हमने 10-1 साल। अच्छा। सेविंग कर ली है। तो मैंने NMIMS मुंबई पीएचडी का कोर्स ज्वाइन कर लिया। अच्छा। तो कोर्स वर्क ही चल रहा था साइड में, और मेरे साथ ये मेरा एक इन्वेस्टमेंट के लिए कॉर्पस रखा था साइड में। तो अब मैं क्या करूँ, तो ये मैं पढ़ ही रहा था। और NMIMS में ऐसा था कि
उसका हमेशा फाइनेंस के लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। बॉम्बे है। हाँ, बॉम्बे है और वो यूनिवर्सिटी फाइनेंस के लिए जान, तो मेरा साथ जो था, मेरे जो साथी थे वो काफ़ी सारे फाइनेंस में इंटरेस्टेड लोग थे, तो उनसे भी बातें होती थी। तो जब मैं पढ़ने लगा तो मुझे ये समझ में आया, ठीक है, फंडामेंटल इन्वेस्टिंग ये होता है, फंडामेंटल के अंदर क्या क्या तरीके होते हैं इन्वेस्ट करने के, टेक्निकल इन्वेस्टिंग क्या होती है, टेक्निकल में क्या क्या तरीके होते हैं, क्वांट क्या होता है, ये सारी चीज़ें मुझे समझ आई। तो जो कोर्स वर्क होता है वो बहुत अच्छी चीज़ होती है पीएचडी की, वो आपको किसी भी सब्जेक्ट को कैसे समझना है उसकी ट्रेनिंग देती है। तो वो काफ़ी मतलब मेरे लिए फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि मैंने काफ़ी रीडिंग करी, तो तब जाके मुझे समझ आया वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है, आजकल हम बात करते हैं, फिर मोमेंटम क्या होता है। तो मुझे वैल्यू इन्वेस्टिंग काफ़ी पसंद आया उस टाइम पे, और वो टाइमिंग भी काफ़ी अच्छा चल रहा था। तो मैंने ये पैसा काफ़ी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में लगाया, जिसका मुझे रिटर्न 2014-2015 तक काफ़ी अच्छा मिला। ओके। लेकिन इसी दौरान 13, 14, 15 में क्योंकि ये कैपिटल काफ़ी बढ़ गया था, मुझे डर लगने लगा कि मैं ये खोना नहीं चाहता हूँ। तो अब मैं खोना नहीं चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो तब मैं पढ़ने लगा डेरिवेटिव्स के बारे में। अच्छा, फ्यूचर्स में क्या होता है, उसे करते क्या है, उसका यूज़ क्या है, वैसे ही ऑप्शंस के बारे में पढ़ने लगा कि ये होता क्या है। और मेरा इंटरेस्ट उस टाइम पे ये भी था, क्योंकि डेटा उस टाइम पे बहुत कम लोगों के पास था, मेरे पास था एक्सेस। तो मैं ये देख रहा था कि जब इंट्राडे लेवल पे कुछ कर सकते हैं क्या, तो मैंने काफ़ी काम किया उस टाइम पे इंट्राडे लेवल पे, कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बनाई जो आज भी चल रही हैं। लेकिन मुझे लगने लगा कि इंट्राडे में मतलब के अलावा कुछ और करना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं ना विवेक सर, तो एक तो ये होता है कि एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन, आपने अलग अलग एसेट्स में डाल दिए, लेकिन एक दूसरी तरीके की डाइवर्सिफिकेशन हो सकती है एक इन्वेस्टर के लिए, जो ज़्यादा इन्वेस्टर्स बात नहीं करते, टिपिकली पैसिव इन्वेस्टर्स नहीं सोचते इस बारे में, और वो है टाइम फ्रेम डाइवर्सिफिकेशन। कि आपका एक स्ट्रैटेजी चल रही है भाई पैसिव, ठीक है, एक दूसरी शायद डेली पे चल रही हो, वो भी ठीक है, और तीसरी कुछ आपने इंट्राडे भी चल रही हो, तो इसे कहते हैं टाइम फ्रेम डाइवर्सिफिकेशन। कि आप अलग स्ट्रैटेजी चला रहे हो और सबके टाइम फ्रेम्स अलग अलग हों। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बोला। सो वो मैंने पढ़ा और मैंने कहा कि ठीक है, मैं इंट्राडे पे बहुत कुछ कर रहा हूँ, क्या किसी और टाइम फ्रेम पे कुछ किया जा सकता है। तो तब जाके डेटा सिर्फ मेरे पास इंडेक्सेस का था, निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, तो मैं उसमें देखने लगा, मैं उसमें रिसर्च किया कि भाई कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या। तो एक पैटर्न दिखा कि निफ्टी पे ट्रेंड्स जो आते हैं वो 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते तक चलते हैं। कोई भी ट्रेंड आया वो 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते तक चलता है, रेयरली 2 हफ्ते ज़्यादा मार्केट एक ही तरफ चलता रहेगा। इंटरेस्टिंग। और उसके बाद वो थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, फिर अगला ट्रेंड आएगा, वो भले ऊपर हो या नीचे हो, लेकिन एवरेज जो लाइफ स्पैन होता है एक छोटे ट्रेंड का, वो 1.5 से 2 हफ्ते का होता है। ये एक ऑब्जर्वेशन था। इस ऑब्जर्वेशन को हमने एक हाइपोथेसिस में कन्वर्ट किया। हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि एक लॉजिक में कन्वर्ट किया जिसको हम टेस्ट कर सकें। ओके। तो उसका हमने ये लॉजिक बनाया कि अगर हम एक मूविंग एवरेज को 40 के टाइम फ्रेम पे रख के देखें, तो 40 अब अगर आप वो वैल्यू देखेंगे आवरली पे, तो वो करीब 1 हफ्ते से 2-3 दिन ज़्यादा पड़ता है। Okay. तो अप्रॉक्सीमेटली तो वो करने लगा मैं, और उसकी बात तो हम करेंगे ही डिटेल में। तो वो हुआ। अब जाके एक बार जस्ट मैं इस पे रोक रहा हूँ, बिकॉज अपने करेंगे कल इस पे पूरा डिटेल बात करेंगे। जस्ट टू क्लैरिफाई, श्योर 40 मूविंग एवरेज आवरली। और हर दिन जैसे मोटामोटी 6 घंटे होते हैं, 6 घंटे होते हैं, तो 6 घंटे और 15 मिनट। तो आप देखेंगे तो 40 करीब 1 हफ्ते थोड़े का आपको टाइम फ्रेम देता है। और अगर प्राइस उसके एक तरफ रहा तो इसका मतलब ये है कि ट्रेंड उस साइड चल रहा है। सो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज रनिंग ऑन माय माइंड। तो वो किया। तो उसके बारे में तो हम बात करेंगे। अगली चीज़ फिर इसी टाइम मैं एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी के साथ जुड़ा था, जहाँ के प्रॉप बुक पे मैं ये ट्रेड कर रहा था। उनकी एक कम्युनिटी भी है या थी भी उस टाइम पे, जो कि एक स्लैक एक प्लेटफॉर्म है, उसके बेसिस पे सिग्नल्स देते थे। तो मैं वहाँ पे भी ये ट्रेडिंग सिग्नल देता था। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम को कोई जानता नहीं है, छोटी सी कम्युनिटी के लोग जानते हैं, लेकिन इस नेशनल स्तर पर तो मैंने कभी शेयर नहीं किया है। अच्छा। तो उसके लिए तो थैंक यू। अरे बहुत आपको थैंक यू कि आप अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर रहे हैं, आप हमें दे रहे हैं। बिल्कुल। बहुत लोग ये भी सोचते होंगे कि ये क्यों स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा है। तो मुझे याद आता है, मैं एक किताब पढ़ रहा था बाय रिचर्ड डेनिस, जो कि टर्टल ट्रेडिंग के लिए और ट्रेंड फॉलोइंग के लिए भी काफ़ी फेमस थे। तो उन्होंने इंग्लिश में कहा था कि इवन इफ आई पुट माई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रूल्स ऑन इन अ न्यूज़पेपर,
आई कैन अश्योर यू नो वन इज गोइंग टू बी एबल टू ट्रेड इट, बिकॉज उसके लिए जो डिसिप्लिन और वो चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, वो होगी नहीं लोगों में। तो मेरे ख्याल से ये भी एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है और इसमें भी वैसी ही डिसिप्लिन चाहिए। सो दैट्स द रीजन व्हाई मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि बहुत ही मुश्किल है साइकोलॉजिकली स्पीकिंग। तो वो हुआ, तो वो कर रहा था मैं। तो वो किया करीब करीब 1.5 साल तक, 2 साल तक। उसके बाद एक स्टार्टअप में मैं एज ए रिसर्च हेड काम कर रहा था, जहाँ पे मैं इसी तरीके की स्ट्रैटेजी, नॉट जस्ट ऑन इक्विटीज बट अलग अलग even on stocks बना रहा था. So that's something which I did. Then finally now I'm on my own trading my book. आगे देखते हैं किस्मत कहाँ ले जाती है. So that's what it is. सही है. Very rich experience. और वो कहते हैं ना, घाट का पानी पी के बिल्कुल बिल्कुल. But now you are reached a stage where now independent है, आप खुद का पैसा पे काम कर रहे हैं. Absolutely. और मतलब वो लाइफ कैसी है अभी आपकी? Is it full of hustle because market है दिन भर, या आप उस पीस मोड पे चेहरे से तो लग रहा है वैसे पीस मोड पे, बट एक क्लैरिफिकेशन मांग रहा हूँ, आप पीस मोड पे चले गए कि आपको पता है एग्जैक्टली कैसे पैसा बनना है? हाँ, एक तरीके से ऐसा होता है ना विवेक सर कि एक बार हमें एक मॉडल हमने बना लिया है, तो उस मॉडल पे ज़्यादा ट्वीक्स रोज़ तो नहीं करते हम, ईयरली 6 मंथली एक बार करते हैं. तो ये सिर्फ बात ये रह जाती है कि आपको फॉलो करना है वो रूल, और बहुत बोरिंग होता है ये काम, क्योंकि आप पैसा बन रहा है नहीं बन रहा है. और ये स्ट्रैटेजी इवन दो मैंने बनाया है, इवन दो मैंने इतने सालों से इसको देखा है, आज भी देयर आर टाइम्स जहाँ पे 15 दिन 20 दिन या 15 ट्रेड या 20 ट्रेड एक के बाद एक लॉस मेकिंग होते हैं. भले ही छोटे होते हैं वो, लेकिन लॉस मेकिंग होते हैं. और वो काफ़ी ईजी नहीं होता, मतलब एक मानसिक तौर पे इसको हैंडल करना, स्पेशली अर्निंग जॉब नहीं है, ये नहीं है, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है. ऐसा होता नहीं है साल 2-1 साल में एक बार होता है, लेकिन जब होता है तो वो आपका खुद का कॉन्फिडेंस शेक कर देता है कि क्या मेरा सिस्टम अब आगे काम करेगा. लेकिन जब भी ऐसा हुआ है, उसके 1 या 2 हफ्ते बाद उन 20 ट्रेडों के जो लॉस मेकिंग ट्रेड्स के 1 या 2 हफ्ते बाद एक बड़ा ट्रेंड आता है, और वो सारे जो भी लॉस मेकिंग ट्रेड थे उनकी लॉसेस को कवर करके आगे जाता है. तो लेकिन आगे भी वो फेजेस आएंगे, और वो डाउट तो आज आता ही है. तो हालांकि फाइनेंशियली पीसफुल हो सकता है, लेकिन ट्रेडिंग मेरे ख्याल से कभी भी पीसफुल नहीं हो सकता. उसमें कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, और उसके अलावा आप बोर भी हो जाते हो. तो मैं खुद ही अभी काफ़ी मतलब ऑप्शंस पे, इसी स्ट्रैटेजी को ऑप्शंस पे कैसे ट्रेड किया जाए उसके लिए भी ट्राई कर रहा हूँ, भले ही वो सेलिंग हो, भले ही वो बाइंग हो. सो दैट्स ऑल्सो ऑक्यूपाइंग माई टाइम, बट दैट्स प्रीटी मच व्हाट आई डू. जी. तो आपने कहा कि एक स्ट्रैटेजी है, तो वो हो सकता है नहीं चल रहा, 10-15 बार तक नहीं चली है, तो इसका एक लॉजिकल सोल्यूशन ये नहीं है कि हम स्ट्रैटेजी वाइज भी डाइवर्सिफाई करें, हम 4-5 स्ट्रैटेजी चलाएं ताकि एक नहीं चल रही है तो नहीं चल रही है, बाकी चल रही है. सो टाइम फ्रेम डाइवर्सिफिकेशन की जो हम बात कर रहे थे, तो उसमें यही लॉजिक है. हर टाइम फ्रेम पे शायद अलग अलग चीजें चलती हो. इंट्राडे पे कुछ चल रहा हो, तो लेट्स एलोकेट अ स्मॉल कैपिटल की इंट्राडे में भी उतना हम लगा दें. वैसे ही यहाँ पे भी चल रहा हो, अगर आवरली पे कुछ चल रहा हो और डेली पे कुछ चल रहा हो, तो आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे जब कैपिटल को एलोकेट करते हो तो उसके आउटकम्स अलग अलग होते हैं. मान लेते हैं चॉपी मार्केट है, तो जो डेली पे चल रहा होगा वो चॉप नहीं होगा, क्योंकि इंट्राडे में चॉपी है मार्केट, लेकिन शायद गैप की तरीके से, गैप से तो एक ही डायरेक्शन पे चल रहा है. सो दैट्स वन वे टू डू इट. बट ये सब करके भी एक लिमिट होती है, जिसमें इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एज सिंपल एज बस पैसिव पैसा लगाया और भूल गए. उसमें कुछ ना कुछ दिमाग तो लगाना ही पड़ता है. सो बट उस एफर्ट का रिटर्न है, बिल्कुल है. सो तो अभी मतलब इंटरेस्टिंग तो बहुत लग रहा है, और बहुत इच्छा कर रही है कि जल्दी जल्दी सीखें. आपका क्या प्रोसेस है? तो मैं इनवाइट करूँगा कुछ और लर्नर्स को जो मेरे साथ जुड़ेंगे, और हम लोग वीडियो कल के लिए रिकॉर्ड करेंगे. तो ये पूरा स्ट्रैटेजी सब कुछ हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं. तो आपको तो पता ही है, फ्राइडे 5 PM. और बाय द वे कुछ गेस्ट हम बुलाते हैं यहाँ पे, जो आके हमारे साथ क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो अगर आपको वो गेस्ट बनना है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में एक फॉर्म मिल जाएगा आपको, आप फॉर्म भरिए. अगर आप कैलकाटा के हैं या ईस्ट इंडिया के हैं तो ईजियर होगा आपके लिए आना, पर अगर आप फिर भी आना चाहें तो मोस्ट वेलकम है. हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी. और जो पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, या जो जुड़े हुए हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, दैट्स वेरी बैड. सब्सक्राइब करिए, बिकॉज बहुत अच्छा कुछ हो रहा है. और यूट्यूब को भी तो पता लगना चाहिए ना कि यहाँ अच्छा ही कुछ होता है, तभी ना वो हमको और लोगों तक पहुँचाएगा. ठीक है दोस्तों, ये था आज का वीडियो सर जी के बारे में. नाउ कल मिलते हैं 5 बजे. लेट मी इन्वाइट अदर लर्नर्स ऑल्सो इन दिस वीडियो.
मिलते हैं कल सर। एब्सोल्युटली, थैंक यू। अब हम बात करते हैं पोजीशन साइज की, कि अगर किसी को ये स्ट्रैटेजी ट्रेड करना हो तो वो पोजीशन साइज कैसे लगे, कितने लॉट लें। तो इसका मोटा रूल ये है कि अगर आप एक लॉट से ट्रेड करना चाहते हो तो आपके पास कम से कम 10 लाख का कैपिटल होना चाहिए, जिसमें से 80% करीब करीब 8 लाख या निफ्टी में इन्वेस्टेड हो या किसी डेट प्रोडक्ट में इन्वेस्टेड हो, लेकिन आप 1 लाख से फ्यूचर्स ना ट्रेड करें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको बफर चाहिए, क्योंकि आपको बफर चाहिए M2M के लिए और लॉसेस के लिए, और ये सिस्टम चलेगा ही नहीं। चल भी जाए अगर, वो कुछ दिनों तक चलेगा और आप कहीं ना कहीं फंस ही जाओगे। सो दैट इज व्हाट इट इज। एक दूसरा तरीका है इसको समझने का कि मान लेते हैं कल को मार्केट ऐसा हो, मैं चाहता तो नहीं हूं कि हो, लेकिन हो सकता है कि 17,000 पे पहुंच जाए, और उस टाइम पे आप अगर इसको कैलकुलेट करना चाहते हो कि आप कितने कैपिटल से इसको ट्रेड करें, तो सिंपल रूल ये है कि स्पॉट की वैल्यू ले लें, उसको 50 जो कि लॉट साइज है उससे मल्टीप्लाई करें, आपका जो भी आउटकम मिलता है वो है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। ओके, आप उतने कैपिटल, दैट डिफाइंस द मिनिमम कैपिटल जिससे आपको ये ट्रेड करना है। तो आज की डेट पे भले ही वो 9.5 लाख 10 लाख चल रहा हो, लेकिन कल को अगर कोई ये ट्रेड करना चाहते हो उससे थोड़ा कम हो जाएगा, 8.5 लाख हो जाएगा, लेकिन दैट इज द मिनिमम। दैट्स वन वे ऑफ कैलकुलेटिंग कि मिनिमम कैपिटल कितना लगना चाहिए। ओके, अब आते हैं हम इसके जो ट्रेंड फॉलोइंग साइड पे है। तो जैसे मैंने बताया कि हमारा 80% लगा हुआ है निफ्टी पे, बैलेंस हम फ्यूचर्स पे ट्रेड करते जाते हैं। ये जो फ्यूचर्स की ट्रेडिंग है ये आवरली टाइम फ्रेम पे होती है। अच्छा। इसके जो सिग्नल जनरेट होते हैं वो हर आवर के जो कैंडल या बार के क्लोज के बाद आता है, तब जनरेट होता है। सो उस तरीके से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी एक्टिव स्ट्रैटेजी है। उस पर हम आएंगे। प्रेजेंट करने के लिए मैं इसके रिटर्न्स, मतलब कुछ बैक टेस्टेड हैं, 2020 तक ये बैक टेस्टेड है और 2020 से ये लाइव ट्रेडेड हो चुका है। तो ऐसा एक भी साल नहीं रहा ये। अगर आप 2008 से देखेंगे जहां ये स्ट्रैटेजी लॉस में गई हो, इन कॉम्बिनेशन निफ्टी एक तरफ और फ्यूचर्स दोनों को अगर कंबाइन कर लें, ये कभी लॉस में नहीं गया है। 2008 में जब मार्केट ईयर ऑन ईयर अगर देखेंगे तो 50% डाउन था, ये स्ट्रैटेजी करीब करीब 2% डाउन थी। अच्छा, तो आपने इसने बचाया, लेकिन पॉजिटिव में नहीं गया। उसके बाद हर साल ये पॉजिटिव ही रहा इन कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे। समझ गया। ठीक है, तो लेकिन अब शायद किसी के दिमाग में आई एक क्वेश्चन, उसके पहले मैं आंसर कर दूं कि 2020 जब मार्केट क्रैश हुआ तब ये इस स्ट्रैटेजी ने क्या किया, तो उसका एक व्यू देना चाहता हूं मैं। उसका व्यू ये है कि आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, ये मार्केट जब डाउन था, मेरे ख्याल से लोएस्ट पॉइंट था 23 मार्च को, जब मार्केट करीब करीब 35% डाउन था। ये स्ट्रैटेजी 5-6% पॉजिटिव में चल रही थी तब उस दिन। मतलब आप फ्यूचर शॉर्ट थे ऊपर में? हाँ, फ्यूचर्स कंप्लीटली शॉर्ट थे, और भी पहले से ही करीब करीब मेरा मानना है ये जो सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेड चला था ये करीब 15 या 20 फेब से शॉर्ट था, और पूरा शॉर्ट चला ये करीब एंड ऑफ मार्च तक। बट आप आवरली चार्ट पे कर रहे हैं। हाँ, आवरली चार्ट तो पे कर रहे हैं। अगर आवरली चार्ट पे शॉर्ट आ रहा है तो आप उसको महीनों तक चला रहे हैं? ये चलता रहता है, लेकिन रोल ओवर कर लेते हैं ना हम। वो ठीक है, वो तो चल रहे हैं, लेकिन ये ट्रेंड्स चलते हैं। सो जो मैंने आपको बताया ना, इसका लॉजिक ये है कि अगर आप देखें जो भी ट्रेंड्स हैं इंडेक्स के, वो अगर कोई बड़ा ट्रेंड चल रहा है तो 1-2 हफ्ते चलता है, उससे बड़ा ट्रेंड चल रहा हो तो 3 हफ्ते चलता है, लेकिन ये बहुत रेयर होते हैं। मोस्ट कॉमनली आपको 1 वीक वाले ट्रेंड मिल जाते हैं। तो 1 वीक का ट्रेंड में रिवर्सल आइडेंटिफाई करके स्क्वायर अप नहीं करता है? रिवर्सल, ये जो स्ट्रैटेजी है ये क्लियरली जो SAR बोलते हैं, जैसे कि स्टॉप एंड रिवर्स नहीं होता। हाँ। तो इसकी जो एंट्री लॉजिक है जो मैं आपको आपसे आज शेयर करूंगा, लेकिन जो ट्रेंड्स अगर आपको कैप्चर करने होते हैं, क्योंकि हमने ये अजम्पशन लगाया है कि 1 से 1.5 हफ्ते तक चलते हैं, तो अगर हम एक 35 to 40 पीरियड मूविंग एवरेज लेके चलें तो वो हमें ये कैप्चर करने देता है ये ट्रेंड। लेकिन एक्सट्रीम केसेस में, जैसे कोविड में हुआ, यही ट्रेंड बहुत ही एक्सट्रीम था जो कि 1 महीने तक चला, लेकिन ऐसे बहुत रेयरली होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम 1 वीक 2 वीक्स। अगर 2 वीक्स चला तो हमें पता चलने लगता है कि एंड ऑफ 2 वीक्स कि अब ये मार्केट पलटेगा तो नहीं, लेकिन कुछ कंसोलिडेशन मोड पे आ सकता है। ऐसा हमें डेटा, मतलब जो हमने देखा है।